बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक तरफ रियासती इदारे इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों को लेकर वफाकी हुकूमत और सूबा खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने आ रहा है और ब्लेम गेम का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। सूबे के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं, डटे हुए हैं, और उनका ये कहना है कि हम किसी भी नए ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या बात की, क्या कहा, ज़रा वो सुनिए। ऑपरेशन की सूरत में भी हम इनको अलाउ नहीं करते। कितनों को आप मार रहे हो, पीछे से और आ रहे हैं, पीछे सपोर्ट में और आ रहे हैं, फिर अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अगर अवाम साथ खड़ी हो जाए और अवाम ना छोड़े, किसी की जरूरत नहीं है कि इलाके में पर मार ले। वो हमें उनके साथ एक डायलॉग करना चाहिए और प्रॉपर हमें इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई G2G हमें करना चाहिए। मीटिंग ऐसी थी तो प्रेजेंटेशन थी, प्रेजेंटेशन के बाद फिर हर ने अपनी बात की। सिर्फ प्रेजेंटेशन हो जाना, एलामिया पेश कर दिया, इस तरह की दहशतगर्दी काउंटर होती या हो सकती अब तक हो गई होती। तो एक तरफ गंडापुर साहब जो है वो ये इंकशाफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसका जवाब देने के लिए आज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि गंडापुर के दिल में दहशत गर्दों के लिए नरम गोशा और नए ऑपरेशन की बात एक शोशा है। उन्होंने क्या कहा, ये देखिए। नया ऑपरेशन नहीं शुरू हो रहा और ना नए ऑपरेशन की बात हुई है, मगर अज़्म इस्तेकाम हो या नेशनल एक्शन प्लान, इस पर अमल होगा और करवाया जाएगा। और ये जंग सूबों को साथ उसी तरह लड़नी पड़ेगी जैसे वफाकी हुकूमत और फौज लड़ रही है। मैं एक बात पूरी रमज़ान शरीफ में पूरी वसूख से ये आपके सामने एक रख रहा हूँ। वज़ीर आला KP ने अपने चंद अफसरों से बात करते हुए ये बात कही कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ANP और पीपल्स पार्टी इनसे लड़ते लड़ते ख़त्म हो गए, हमने ख़त्म नहीं होना, हमने इनसे नहीं लड़ना। नहीं की तो मेरी बात की तरदीद करें। रमज़ान है, मैं रोज़े से हूँ। आए किसी मस्जिद में या किसी वो आके हलफ दे के उसने ये बात नहीं की। आप अपने अफसरों को और अपनी फोर्स को डिमोरलाइज करके चाहते हैं कि आप उन दहशत गर्दों के साथ हमदर्दी करें और उनके साथ खड़े नजर आए ताकि आपको कोई हमलावर ना हो। शामी साहब, इंकशाफात आपने सुन लिए कि एक तरफ वो कह रहे हैं जी 9,500 जंगजू जो हैं, 9,500 से 11,500 जंगजू जो हैं उस वक्त हमारे इलाके में आ चुके हैं और 22,000 ऐसे हैं जो कि दूसरी तरफ मौजूद हैं। ये कितना सर तशवीशनाक है, क्योंकि बात तो यही हो रही थी कि जी 5,000 दहशतगर्द या वो अफराद थे जिनको लाकर यहाँ पर पिछले टेन्योर में बसाया गया था, ये तो डबल हो गए। देखें, जो लोग यहाँ ला के बसाए गए थे वो थे तो पाकिस्तानी ना, या कहीं दूसरी जगह से तो इंपोर्ट नहीं किए गए थे। तो पाकिस्तान से वो लोग यहाँ गए, वहाँ गए थे, फिर यहाँ लाके बसाए गए, तो गोया वो घर वापस आ गए, उनको आने की इजाज़त दे दी गई। अब वो कितने हैं, जाहिर है कि हज़ारों में तो होंगे ना। अब 5,000 हैं या 7,000 हैं, इस बहस में पड़े बगैर बुनियादी बात यह है कि ऐसा माहौल पैदा होना चाहिए कि अव्वलन तो उनको ज़रूरत ना हो कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल कर सकें और वहाँ उनके फैसिलिटेटर मौजूद हों। दूसरे ये कि यहाँ लोग जो हैं, अब आम आदमी जो है वो चौकस हो जाए, कानून नाफज करने वाले अदारों के साथ खड़ा हो जाए। जैसे आपने देखा एक आध जगह ऐसा हुआ भी है कि दहशतगर्द को आया तो उसको घेराव कर लिया लोगों ने और उसका ताक़ुब किया, उसके घेर लिया। तो ये लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तलाल चौधरी साहब और गंडापुर जो बातें कर रहे हैं, अगर आप उनकी तह में उतर के देखें तो उनमें इतना इख्तलाफ नहीं है। यानी देखिए, ऑपरेशन जो है सिर्फ बंदूक उठाने से तो मामला नहीं होता। ऑपरेशन तो एक हमागीर चीज़ है ना। आपको सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, मुआशी तौर पर इक़दामात करने होते हैं और फिर आपको जंगी बुनियादों पर भी मुकाबला करना होता है। अगर कोई बंदूक उठाएगा फिर बंदूक को उसका जवाब भी देना चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर ये भी इक़दामात है कि समाजी और सियासी तौर पर इक़दामात करने चाहिए। तो ये एक हमागीर, मेरा ख्याल है कि इस तरह की बहस जो है पब्लिक में, इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इनको अपना आपस में बैठना चाहिए और उसके बाद अपना अपना किरदार जो है उसको तय करना चाहिए। और देखिए, इस वक्त मेरा ख्याल है
अगर आप आंखें बंद कर लें और कोई ये समझे कि अगर दहशत गर्दों के सामने आप हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे तो वो आपको छोड़ देंगे, लेकिन अगर कबूतर बन के खड़े हो जाए तो बिल्ली आप पर रहम खा लेगी, ऐसा नहीं होगा। बिल्ली आपको दबोच लेगी। तो इसलिए ये गंडापुर जो है, अगर ये समझते हैं जो सलाल चौधरी साहब ने कहा है, वल्लाह आलम उसमें कितनी सदाकत है, कितनी नहीं है, क्या बात कही है, किस तरीक़े से आगे बढ़ी पहुंची है, किस तरीक़े से उसको इंटरप्रेट किया गया है या मिस इंटरप्रेट किया गया है, इससे कतई नज़र अब होना ये चाहिए कि ये हर हरबा इस्तेमाल करना चाहिए, हर तरीका आजमाना चाहिए। देखिए अभी तो आप ये भी देखें, आज डॉक्टर फरीद मलिक जो हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, जो साइंस फाउंडेशन के साबिक चेयरमैन, उन्होंने कहा भी इतनी जो फेंसिंग हुई थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर, बाढ़ लगा दी गई ड्यूरेंट लाइन पर जी। और मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें खर्च हुए, 500 मिलियन। अब उसके वो बाढ़ कहाँ है? वो बाढ़ इसलिए लगाई गई थी कि आज़ादाना आमदोरफ्त ना हो सके, दहशतगर्द जो हैं उनके रास्ते में रुकावट डाल दी जाए। दुनिया में देखिए दीवारें भी खड़ी हुई हैं, बाढ़ें भी लगाई गई हैं। तो पाकिस्तान और इधर इंडिया की सरहद है, उस पर भी बाढ़ लगाई गई है। अब इससे पहले आप देखें, सदियों पहले चीन ने कब दीवारें चीन तामीर कर दी थी। तो ये जो बाढ़ लगाई गई है, हमें ये भी मालूम नहीं है कि उसमें कितने शगाफ पड़ चुके हैं, उसकी हिफाजत क्यों नहीं की जा रही, और किस तरीक़े से अगर वहाँ से आमदोरफ्त जो है उसको रोकने का बंदोबस्त क्यों नहीं हो रहा। तो आमदोरफ्त को भी रोका जाएगा, अफ़गान हुकूमत जो है उससे भी बातचीत करनी पड़ेगी, और उनको भी ये कायल किया जाए कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। और इसके लिए पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। अब चीन देखिए ना, चीन वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चीन के वहाँ स्टेक्स हैं, फिर इसी रूस का भी अपना इन्फ्लुएंस है, ईरान का भी अपना एक अमल दखल है, इसी तरीक़े से सेंट्रल एशिया के रियासतें हैं। तो ये सबको मशावरत में शरीक करना होगा और इस तरीक़े से एक बड़ा वसी पैमाने पर काम करना पड़ेगा। ये इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने से और एक दूसरे को हम ललकारने से तो लग जाए इस काम में, तो फिर तो कोई काम नहीं हो सकेगा। अगर तो बड़ा एक संजीदा मामला है, इसको पूरी संजीदगी से इस पर गौर करना चाहिए और इक़दाम करने चाहिए। खारजा पॉलिसी के महाज पर भी और दिफाई महाज पर भी कानून नाफज करने वाले अदारे, उनको भी चौकस करना है, उनको इक्विप करना है, उनको ट्रेन करना है, पुलिस को भी और एफसी को भी। और इसी तरीक़े से जो सियासी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी, उनके साथ भी एतमाद का रिश्ता कायम करना है। तो कई महाजों पे काम होगा, तो फिर हम इस दहशत गर्दी को का जो नासूर है इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इसको महदूद कर देंगे। या इस तो ये एक ऐसा मामला नहीं है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उलझ जाएं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लंबे लंबे बयानात देने शुरू कर दें। इससे गुरेज करना चाहिए। इसी की ज़ाहिर एक कोशिश तो यही थी ना शामी साहब, जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन उस इजलास को लेकर अली अमीन गंडापुर साहब जो अब वो भी यही बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो जी मीटिंग से ज़्यादा एक प्रेजेंटेशन थी, यानी अदम एतमाद का एक तरह से जो है वो इजहार कर रहे हैं उस मीटिंग के ऊपर। उनको चाहिए था कि वहाँ अपने नुक्ता नज़र का इजहार करते हो, उन्होंने अपनी बातें की भी हैं वहाँ, और वही उनको डिस्कशन करनी चाहिए थी ना। जो बातें वो पब्लिक में कर रहे हैं वहाँ उन्होंने क्यों नहीं डिस्कस किया, ताकि उनको जवाब भी मिल जाता, शाफी उनकी तसल्ली हो जाती, दूसरा नुक्ता नज़र भी उनके सामने आ जाता। तो इस तरह यकतरफा ट्रैफिक नहीं चलानी चाहिए, उनको भी समझना चाहिए वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, एक ज़िम्मेदार हैसियत है, पूरी ज़िम्मेदारी से बात करें और ज़िम्मेदारी से ज़बान खोलें। इस तरह से एक जज्बात का इजहार करके कोई मार्ग का सर नहीं हो सकेगा और खसारा होगा उसमें, और उनका भी खसारा होगा और रियासत का भी खसारा होगा। ठीक है। और शामी साहब जो ये बात कर रहे हैं, जो तलाल चौधरी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जी यानी कि नैप जो है उस नेशनल एक्शन प्लान उस पर जो है वो अमल दरामद लाजमी करवाया जाएगा और सूबों को साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो ज़ाहिर वाजे ये मतलब एक बात क्लियर कर रहे हैं, नहीं हुआ तो फिर आपको क्या लग रहा है कि ये मामला फिर कहाँ तक जा सकता है? गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है? तो अभी जो इस पर रोका, अब ये जो नेशनल एक्शन प्लान आज बना है, कितने साल पहले का बना हुआ है, उस पर अमल दरामद कैसे रोक दिया गया, किसने रोक दिया?
तो हमें ये भी तो देखें ना, हमारे अदारे जो हैं वो खुदकार तरीके से काम में क्यों नहीं करते रहते? तो काम उन्हें करना चाहिए। तो अभी किसी सूबे को क्या पड़ी है कि वो उसके अंदर अपने हाथ जलाए और अपना एक हंगामा करे? आप इकदाम कीजिए, मनसूबा साजी कीजिए, आगे बढ़िए, और इसमें जाहिर है कि सूबों का ताउन भी हासिल होगा, सूबों के अवाम भी आपके साथ खड़े होंगे। अमन तो हर कोई शख्स चाहता है ना, जो जिन लोगों के घर जल रहे हैं, जिन लोगों की जायदादें मिसमार हो रही हैं, जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, जिनके जवान और औरतें निशाना बन रही हैं, वो सारा इलाका जो है वो साथ खड़ा नहीं होगा, यकीनन साथ खड़ा होगा। ठीक है, अमन जो है उनकी तो अव्वलीन ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा शामी साहब, आपने क्योंकि जिक्र किया है बाढ़ का ड्यूरेंट लाइन के ऊपर, तो सैयद मोहम्मद अली साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो है वो हम ये मालूमात हासिल कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, अभी शामी साहब फरमा रहे थे कि जी ये जो बाढ़ है क्या ये मुकम्मल हो गई है? क्योंकि यही कहा जा रहा था दिसंबर 2023 में से मुकम्मल होना था, कहीं से ये डैमेज हुई, अगर डैमेज हुई तो उस पर काम हुआ, इस वक्त है क्या एक्चुअल सिचुएशन बाढ़ की? जनाब देखिए, इस वक्त जो है आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मजमूई बॉर्डर है वो 2640 किलोमीटर मुश्तमिल है, और उसमें इस वक्त वो 90% से ज्यादा जो इलाका है उसके ऊपर बाढ़ जो है मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, तो ये है, और बाकी कुछ ऐसी घाटियां हैं या बहुत ऊंची चोटियां हैं जहां पे उनको लगाना या उसका मतलब वहां से खतरे का जो है एहतमाल भी कम है, क्योंकि वो बहुत ऊंची चोटियां हैं। अच्छा, लेकिन जहां तक ये दरअंदाजी या दहशतगर्दों की आमदोरफ्त का सिलसिला है, मैं समझता हूँ बाड़ लगाना और बॉर्डर फेंसिंग जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी का वाहिद हल या जरिया नहीं है। अच्छा। इसके लिए जो देखें, मेरी जो फैसला साज हल्कों से बात भी हुई इस हवाले से, तो मैंने ये समझा है कि देखें इसमें 2-3 मामलात ऐसे हैं। मोहल्ल साहब, इससे पहले कि आप ये बताएं, मैं सिर्फ दरखास्त करूंगा, आप क्योंकि आप मेरे ख्याल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, तो काइंडली अगर रुक जाएं एक जगह पे तो जरा आवाज जो है ना वो क्लैरिटी के साथ हमें सुनाई देगी। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो बाड़ लगाना बॉर्डर सिक्योरिटी का बड़ा अहम हिस्सा है, लेकिन इसका वाहिद हल नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी में बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जिसकी वजह से जो हमारे सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स हैं उनका इस्तेमाल दहशतगर्द करते हैं। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इलीगल अफगान भी हमारे यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, जिनका वापसी का सिलसिला जारी है लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। तो वो तो बॉर्डर सिक्योरिटी का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो मौजूद हैं लाखों की तादाद में पाकिस्तान के अंदर, और वो अवेलेबल हैं दाइश और टीटीपी और दीगर तंजीमों के ज़ेर इस्तेमाल आने के लिए। तीसरा पहलू जो है वो ये है कि आपको याद होगा कि नादरा के भी एक दौर में ये बात सामने आई थी कि काफी बड़ी तादाद में जाली आईडी कार्ड अफगानों को इशू किए गए हैं। तो उनको भी आइडेंटिफाई और ट्रैक डाउन करना मैं समझता हूँ इंटरनल सिक्योरिटी का उतना ही बड़ा मैं समझता हूँ ज़रूरत है। और जो चौथा पहलू है वो ये है कि जो हमारी ये एक हकीकत है कि जो सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनमें सलाहियत का एक बहुत बड़ा फुकदान पाया जाता है। आज की जो ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन है मेरे पास, 1 लाख के करीब मुख्तलिफ इदारों के अंदर सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जिसमें पुलिस भी है, एफसी है, दीगर जो लोग हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, वो केपीके के अंदर एम्प्लॉयड हैं। लेकिन फौज जो है वो जिस तरह ऑपरेशन की बात होती है, भाई वो ऑपरेशन करके अपनी बैरक में चली जाती है, वो मुसलसल आपकी ट्रेनों की और आपके बस अड्डों की हिफाजत तो नहीं कर रही होती। वो काम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो हर मुल्क में लोकल लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का होता है। तो मैं समझता हूँ कि उसकी जानिब जो है बदकिस्मती से जो पेशावर की हुकूमत है उसने काफी पहलू तही बरती है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का केपीके की सूरत हाल ये है कि उनके पास फोरेंसिक्स की अभी तक एक भी लैब ऑपरेशनल नहीं सर, है। इसीलिए तो फिर नेशनल एक्शन प्लान हुआ था, उसमें यह तय पाया था ना कि नेक्टा को फाल करना है। अगर वो फाल हो जाता उस तरह से तो फिर आपको नहीं लगता कि कोऑर्डिनेशन जो है वो सूबों की आपस में वो भी बढ़ जाती विफाक के साथ? देखिए, इसमें 2 वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो मैं खुल के कह देता हूं, जिसकी वजह से ये मामला आगे नहीं बढ़ रहा है।
बदकिस्मती से, और केपीके गवर्नमेंट जो है उसमें फुट ड्रैगिंग कर। एक बात यह है कि देखें, बदकिस्मती से बहुत बड़ा एक ब्लैक इकोनॉमी का पहलू भी है, जो कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। स्मगलिंग के यहाँ पे आप जानते हैं कि रमजान में चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है, चीज़ें स्मगल हो जाती हैं अफगानिस्तान, और यहाँ महंगाई भी बढ़ जाती है, तो हमें डबल जेपर्डी का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब बहुत से लोग जो हैं वो इसमें पाकिस्तान के अंदर भी जो बाद सियासी जमातों में से जिनका ताल्लुक है, वो इस ब्लैक इकॉनमी में उनके मफादात हैं, और वो जानते हैं कि ये जो ब्लैक इकॉनमी या सॉफ्ट बॉर्डर है, जिसका हवाला आर्मी चीफ ने भी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में दिया, उसका हवाला यही है कि हम जितना हार्ड बॉर्डर हमारा भारत के साथ है, देखें पिछले 80,000 के करीब जो शहादतें पिछले 20-25 साल में हुई हैं, वो इसी सॉफ्ट बॉर्डर की वजह से हुई। तो अब मेरे ख्याल में इट्स लॉन्ग ओवरड्यू, हमने पहले ही बहुत देर कर दी है और बहुत नुकसान उठाया है कि हम अपनी बाकी सरहदों की तरह इसको भी उसी तरह जिम्मेदारी के साथ और बहुत एहतियात के साथ और फौरी तौर पे सिक्योर करें। सर, उसके लिए तो फिर बफर जोन नहीं बनाना पड़ेगा? जिस इंडियन बॉर्डर की आपने ज़ाहिर बात की है पाकिस्तान के साथ, वहाँ तो बफर जोन भी है ना, तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए, बात यह है कि एक जानिब जब हम कन्वीनियंस की बात करते हैं तो ट्रेड करने से तो कोई नहीं रोकता। देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ, चीन और भारत के दरमियान भी मुखासमत के ताल्लुकात हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन उनके दरमियान 118 अरब डॉलर का ट्रेड भी है बायलैटरल। तो बात यह है कि अगर आप तिजारत करना चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बॉर्डर बंद कर दें, या इसका मतलब ये है कि आप बॉर्डर को बिल्कुल सिक्योर ही ना करें। भाई, आप एक निज़ाम के जरिए से चीज़ों को मॉनिटर करें, रेगुलेट करें, स्मगलिंग का, ब्लैक इकोनॉमी का, क्रिमिनल एस्पेक्ट्स का, आर्म्स की स्मगलिंग का, इन चीज़ों का खात्मा किया जाए। देखिए, जो अनफॉर्चुनेटली, बल्कि मैं एक चीज़ आपके तवज्जुह से शेयर करता चलूं, नेशनल एक्शन प्लान तो बना था चंद साल पहले, लेकिन 2021 में इसको अपडेट भी किया गया था, और फिर आप जानते हैं कि उसमें से बेशतर चीजें जो हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी की सिविलियन डोमेन में हैं। और बड़े अफसोस की बात मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूं कि जो निगोशिएशंस हुई थी तालिबान के साथ, उसके नतीजे में 5,000 से जायद जो दहशतगर्द हैं उनको अपनी फैमिलीज और हथियारों समेत आबादकारी की दोबारा से इजाजत दी गई थी। तो अब आप मुझे बताएं, क्या आप जब आप दहशतगर्दों को दोबारा आबाद कर रहे हैं तो इससे क्या आप अमन हासिल कर लेंगे? और आप जब काबुल मोहम्मद अली साहब इख्तिदार आई बताएं तो आपको जी शामी साहब, ठीक, मोहम्मद साहब सवाल ले लीजिएगा। शामी साहब, जी शामी साहब। मोहम्मद साहब, कब तक हम ये मातम करते रहेंगे? जब उनको इजाज़त दी गई तो उस वक्त हमारी जो फौजी क़यादत थी और हमारी जो सियासी क़यादत थी, उन्होंने मिल बैठकर फैसला किया ना। अब ये फैसला, जब फैसला साजी का अमल जो है, अगर उसमें उसका नुकसान हुआ है तो फिर उसमें हमें नज़रसानी करनी होगी। हम कहाँ तक एक दूसरे को मतून करते रहेंगे और कहाँ तक बुलंदबांग दावे करते रहेंगे और कहाँ तक सिर्फ अपनी खामियों का इजहार करते रहेंगे? कोई इक़दाम भी तो करना है ना। सियासी क़यादत को, सिविल इंतज़ामिया को अपनी जगह काम करना है और फौजी क़यादत को अपनी जगह काम करना है। सब मिल के काम करेंगे तभी बात बढ़ेगी ना। हम अगर सिर्फ यही कहते रहें मरबूत कोशिश होनी चाहिए, सिविल इंतज़ामिया को मजबूत करना चाहिए, सिविल इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, इसका क्या फ़ायदा होगा? ये तो काम करने के हैं, सिर्फ कवाली करने से तो काम नहीं चलेगा ना। जी, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ शामी साहब के। देखिए, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि बयानबाजी से तो मामला हल नहीं होते हैं, लेकिन अब जबकि आप जानते हैं कि रोज़ाना की तादाद बहुत बढ़ गई है दहशतगर्दी के हमलों की और उनकी शिद्दत भी बढ़ रही है, तो अभी ये फौरी कौमी सलामती का तकाजा है कि हम अपनी सियासी जो मफादात हैं उनको बालाए ताक रख के कौमी सलामती और हम इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के तकाज़ों के तहत फिल फॉर वॉर फुटिंग पे ना सिर्फ कोऑपरेट करें, ताउन करें, सलाहियत में इजाफा करें, क्योंकि जनाब अब ये हमारे घरों तक ये जंग और आग पहुंच रही है। तो हम सिर्फ आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, इल्जाम तराशी इसका हल नहीं सर, है। आज ही की अगर मिसाल ले लें, जो तलाल चौधरी साहब जो बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा ना कि जब हम फौज के पीछे जब खड़े हुए तो हमने माजी में जंगें जीती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त जो है वो एक पेज पे थे ना, जब इन लोगों को लाकर यहाँ पर बसाया जा रहा था, तो उस वक्त तो एक ही पेज था। देखिए, इस वक्त केपीके की जो सियासी सूरत हाल है वो ऐसी है कि ये बड़े अफसोस की बात है
कि एक लीडर या एक फर्द की सियासी मुस्तकबिल को पाकिस्तान के कौमी सलामती के ऊपर तरजीह दी जा रही है। और ये मैं समझता हूँ कि कौमी सलामती के ऊपर जो है वो बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। अभी आप मुझे बताएं कि अगर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पास पूरे KPK के एक भी फॉरेंसिक लैब नहीं है जिसके जरिए से दहशतगर्दों की शनाख्त की जा सके, तो क्या मतलब आप मुझे बताएं कि ये कोई ब्लेम गेम तो नहीं है, ये तो एक हकीकत का इजहार है कि 584 अरब रुपए की खतीर रकम जो है जो दी गई है वो उस सूबे की शहरियों की जानो माल और इज्जत की सलामती के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं की जा रही, क्योंकि दी ही इसीलिए जा रही है। तो कि जो बाशऊर अभी तो हमें देखना होगा ना, एक्शन प्लान बनाना होगा और मजबूर करना होगा सूबाई हुकूमत को कि वो उस तरफ काम करे, और ये सारे 1, 2, 3 उनको देना होगा, अहदाफ देने होंगे कि इन अहदाफ पर आपको काम करना है, आप इनको नतीजा खेज इक़दामात कीजिए और ये मकसद हासिल करके दिखाइए। जी बिल्कुल, कौमी सलामती जो सबसे बड़ा तकाजा है हमारी, हम सब पाकिस्तानियों की तमाम और इलाके और ज़बान से बालातर हो के जो सलामती है, इस्तेहकाम और तरक्की है, उसका राज इसी में पिन्हा है कि हम फौरी तौर पर मिलकर अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रख के फौरी तौर पर कौमी सलामती के लिए इस दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करें। आज भी जो हमले हुए उनमें आप देखें एक खुशाइन पहलू है, तिरा वैली में जो शहरी थे उन्होंने मिलकर भी दहशतगर्दी के एक हमले की कोशिश को नाकाम बनाया है। तो हमें हमारे हर पाकिस्तानी को अपने सूबाइयत, अपनी लिसानियत, अपने मकतब फिक्र से बालातर होके फौज के शाना बशाना खड़ा होना पड़ेगा, ताकि हम एक बार फिर फैसला कुन अंदाज में इस अफरियत से निजात हासिल कर सकें। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब। सर बहुत शुक्रिया। शामी साहब, सर आज स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा जो हैं वो आए हुए थे मुलाकात के लिए, उनसे मिले तो उन्होंने भी यही बताया कि जी अफ़गानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों की आमाजगाह बना हुआ है और पाकिस्तान में लगी जो आग है वो ख़ित्ते के दीगर ममालिक तक फैल सकती है। और आज ही का सर मैं बयान देख रहा था तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का, वो भी जो है वो इस मामले को लेके ज़ाहिर है परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि जी आलमी बरादरी को अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के ख़ात्मे का जो है वो हम बार बार कहते हैं। अब क्या वे फॉरवर्ड क्या है शामी साहब, किस तरह से, क्योंकि जो बयानात आ रहे हैं जिस तरह भी हमने गंडापुर साहब का दिखाया और फिर उसका जवाब देने तलाल चौधरी साहब आ गए, या आपको क्या लग रहा है कैसे, यानी कि कंसेंसस कैसे बिल्ड हो सकेगा शामी साहब? भाई बात ये कंसेंसस तो मौजूद है, दहशतगर्दी के तो हम सब खिलाफ हैं। अब ये कवाली करने से कि जनाब अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, अगर आपके अंदर लोग मौजूद हैं और वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो उनको तो हमें रोकना है ना, हमें अपनी सरहदों की भी हिफाजत करनी है और फिर अफगान हुकूमत से राब्ते भी उस्तवार करने हैं, बातचीत का चैनल भी खोलना है। ये हम पूरी दुनिया क्या करेगी इसमें? हम अगर पूरी दुनिया को आवाज़ दे रहे हैं, दुनिया तो नेटो की फोर्सेस यहाँ आई, कितना हंगामा बरपा रहा, अमरीकी फोर्सेस यहाँ मौजूद रहीं, नतीजा क्या निकला? पूरी दुनिया से कोई आकर दहशतगर्दों को ख़त्म नहीं करेगा, यह हमें खुद इक़दाम करना होगा। और हमें, मैं बार बार मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है उससे बातचीत का दरवाज़ा खोलना होगा, उसको उसके साथ भी तो उसको भी मजबूर करना होगा कि वो इक़दाम करे तो अपने दोस्तों को, हाँ वो सियासी रहनुमा जो ये इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, अब उनको फिर इसका मतलब है कि आगे करना चाहिए ना, कि जो कि ऐसे ज़ीरक सियासतदान हैं जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, बिल्कुल तो इनको आगे करें। देखिए उनको आगे होना चाहिए, जो उलमा हैं हमारे उनको भी, हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनको भी, और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जो असर रसूख रखते हैं। देखिए इस वक्त चाइना का एक असर रसूख है अफगानिस्तान में, जो ईरान है उसका भी अपनी एक से है वहाँ, और फिर जो रूस है वो भी एक किरदार अदा कर सकता है, उसके भी मतलब हामी अनासर मौजूद हैं। ये सारे दोस्तों को सलाह मशवरे में शरीक करके अपने साथ मिला के इनका असर रसूख जो है उसको भी हक में इस्तेमाल करना होगा। यानी तो कई महाजों पे काम करने की जरूरत है कि सिर्फ मज़ाकरात नहीं, सिर्फ ऑपरेशन लड़नी पड़ेगी, जहां मज़ाकरात वहां मज़ाकरात और जहां ऑपरेशन वहां ऑपरेशन, ये मतलब मैं समझ पा रहा हूं, ऐसा ही है। जाहिर है जो लोग लीड करें, हाँ जो लोग लीड कर रहे हैं जिनके हाथ में क़यादत है,
जो फौजी क़यादत है, जो सियासी क़यादत है, उनको ये फैसले करने हैं ना। हम यहाँ बैठकर तो उनको नक्शा बना के तो पेश नहीं कर सकते, नक्शा तो उन्हें खुद बनाना है, उस पर अमल का एहतमाम भी करना है। जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी मजबूर करना है कि अपना रोल अदा कर लें, और वफाकी हुकूमत जो है उसको भी अपना जान लड़ानी है, और फौजी क़यादत जो है उसको भी अपना जिम्मेदारी का जो एहसास जो है हर एक को दिलाना है। तो सारे मिल के काम करेंगे, और मेरा ख्याल ये पब्लिक डिबेट का मौजू नहीं है, ये मौजू है इक़दाम करने का, प्लान करने का और तरजीहात का तयन करने का। और जहाँ तक बात अभी हो रही भाई सियासी लीडरशिप जो है उसके भी जो मामलात हैं उनको भी उन पर भी गौर किया जाए, और जहाँ जहाँ कमी या कोताही है उसको दूर कर दिया जाए, जहाँ अशकशोई हो सकती है वो भी कर दी जाए। हम कब तक लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहेंगे? वो भी तो एक यानी एक इत्तेहाद जो है, सियासी जमातों का इत्तेहाद, सियासी जमातों के अंदर इत्तेफाक, वो भी तो एक अहम कोशिश जो है शामी साहब मामला है ना। हाँ बिल्कुल। एक शामी साहब मुझे ब्रेक लेनी है, वो एक कोशिश की जा रही है कि वो बानी से मुतालिक अमेरिका कुछ कह दे किसी तरीके से, हलक से उसके बात निकलवाने की कोशिश कामयाब नहीं हो रही। इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। एक तरफ तो ये इत्तलात आ रही है ज़ाहिर से कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम में पीटीआई जो है वो मुलव्विस है, और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अंदरून मुल्क और ऑफशोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के ज़रिए किया गया है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जी जो महकमा ख़ारजा है वहाँ पर सहाफ़ी सवालात ऐसे कर रहे हैं और बता ऐसे रहे हैं सवालात में कि जैसे पाकिस्तान में सब कुछ तबाह हो चुका है, बिखर चुका है सब कुछ। ज़रा सुनिए कि एक सहाफ़ी जो है वो क्या पूछना चाह रहे थे और क्या उनको जो है वो किस तरह से इग्नोर किया गया। जी शामी साहब, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? उन्होंने नाम ही नहीं लिया। नहीं, उन्होंने तो वादे कर दिया है जो महकमा खारजा की तर्जमान है अमेरिका की, और एक ये पाकिस्तानी अखबार जो है नवीस जो हैं वो तरह तरह के गुफ्तगू करते हैं, और उन्होंने वादे कर दिया कभी मैं किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल देने वाली नहीं हूँ, या दखल देने वाले हम नहीं हैं। मेरा ख्याल ये मुस्कत जवाब मिल गया है। और जो खान साहब के नाम पर जो एक वहाँ फॉरेन रिलेशंस कमेटी बनी हुई है, और वो यकीन दिला रही पता नहीं हम क्या यहाँ क़यामत ढा देंगे, तो वो सब लोग जो हैं वो उनके दावे बोधे साबित हुए हैं। अब तो इतना खबर आई कि इमरान खान साहब ने जो कमेटी जो थी एक फॉरेन रिलेशंस कमेटी अपनी, उसको तहलील कर दिया है। और इसी तरीके से अब उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो उनका यानी ट्विटर अकाउंट है या एक्स अकाउंट है उसको भी बैरून मुल्क से हैंडल ना किया जाए, अंदरून मुल्क से हैंडल होना चाहिए। उसको भी मतलब गैर मोहतात चीज़ें वहाँ आ जाती हैं, वो नुकसान पहुँचाती हैं। तो पीटीआई जो है उसके अपने मफाद में है कि वो अपना खुद एहतसाब करे, अपने लोगों को लगाम डाले। शामी साहब, ये जो इक़दाम किया है, ये जो कमेटी तहलील की है, आपके ख्याल में ये लॉबिंग में नाकामी पर जो है वो हुई या फिर ये हुब्बुल वतनी में की गई? ये आप जो भी कह लीजिए, हुब्बुल वतनी तो अपनी जगह है और नाकामी भी अपनी जगह है। हुब्बुल वतनी तो हम किसी को ये तो नहीं कह सकते, खान साहब के बारे में ये तो नहीं कह सकते कि आप मुहिब वतन नहीं हैं, या पीटीआई के दूसरे लीडरों के बारे में। तो हुब्बुल वतनी तो हम किसी की चैलेंज नहीं कर सकते। बहरहाल जो उन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया था और जो दावे किए थे वो नाकाम साबित हुए हैं। तो इस तरह बैरून मुल्क मुख्तलिफ ताकतों से उम्मीदें लगानी नहीं चाहिए, पाकिस्तान के अंदर काम करना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो अदालतें हैं उनका सामना करना चाहिए, अपना मुकदमा लड़ना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को साथ मिलाकर अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहिए। बुनियादी बात तो यही है। ठीक है शामी साहब, आगे बढ़ते हैं। बस एक मामला है गंदम का इशू, जो कि इस वक्त यही कहा जा रहा है कि इस पर किसानों को जो है वो बड़े गंदम जो है, गंदम को किसानों को खदशात हैं कि हुकूमत जो है गंदम नहीं खरीदेगी। पहले हुकूमत गंदम की एक इमदादी कीमत मुकर्रर करती थी और उसके मुताबिक पर गंदम की ख़रीदारी शुरू कर देती थी। किसानों को यकीन होता था कि इस रकम ये रकम उनको मिल जाएगी और गंदम हुकूमत लाजमन ख़रीद लेगी। लेकिन फिर हुकूमत स्टॉक कर लेती थी साल के लिए। अब कह रहे हैं कि हुकूमत जो है ये काम नहीं करेगी और गंदम नहीं ख़रीदेगी। अगर गंदम नहीं ख़रीदेगी
तो किसानों को उनकी सही प्राइस नहीं मिलेगी, उनकी हौसला शिकनी होगी और वो जो है अगली फसल जो है वो भी उससे मुतासर होगी। तो इसलिए उसका हल ये तजवीज़ किया जा रहा है। हमारे ज़ियाउद्दीन साहब हैं जी, एक बड़े काश्तकार हैं, हमारे साथ हैं सर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउद्दीन साहब। अच्छा जी, उनसे बात करते हैं। जी जी, ज़ियाउद्दीन साहब, क्या आपने जो तजवीज़ पेश की है? जी वालेकुम सलाम शामी साहब, आपने आपकी तजवीज़ है, आप जरा जल्दी से उसको दोहरा दें कि आप क्या चाहते हैं। EWR क्या है कि कोई तीसरी इस तरह की कुव्वत या कुछ इस तरह की सहूलत जो है वो हमारे काश्तकार भाइयों को मुयसर हो, जहां पर वो अपनी फसल को फरोख्त कर सके। अब चूंकि ईद के फौरन बाद पंजाब के अंदर भी हार्वेस्टिंग शुरू होने वाली है, जिस वक्त बल्क में हमारी फसल मार्केट में आएगी और वहाँ पे कोई भी हुकूमती लेवल के ऊपर ना तो पॉलिसी है और ना ही कोई खरीदार मौजूद है। प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा तो वो अपनी मन मर्जी करेगा। इस सारे क्राइसिस से निपटने के लिए हमारे पास एक जो ऑप्शन मौजूद है, जो हम तजवीज़ देना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को, वो है EWR की, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस की। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो फूड डिपार्टमेंट्स के गोदाम हैं, इनको एज पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SOPs वेयर हाउसेज डिक्लेयर कर दे, तो फार्मर्स अपनी गंदम जो है वो वहाँ पे रख कर और उसके अगेंस्ट फाइनेंस हासिल कर रहे हैं। इस तरह से मार्केट में एक इस्तेहकाम आ जाएगा और जो इन्वेस्टर है या मिडल मैन है बैंकों से उससे जो जी सर बैंकों से पैसे हासिल कर लें। जी बैंकों से कर लें, वो पैसे हासिल कर लें। हाँ जी, इस तरह से एक इस्तेहकाम आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है और मार्केट का रेट जो है वो बिल्कुल भी कंपेटिबल नहीं है। और इसमें अगर मजीद कट लग जाएगा तो हमारा किसान पहले बुरी तरह से पिसा हुआ है और एक बहुत बड़ा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना जी ज़राअत में, वो जन्म ले लेगा। वही बैंक अगर उनको फाइनेंस मुहैया कर दें और वो अपनी फसल जो है उनको गिरवी रख दें, तो उससे ये होगा कि चंद माह में इस्तेहकाम आ जाएगा, कीमत ज़्यादा मिल जाएगी और किसान जो है उसको नुकसान नहीं होगा और बैंकों के पैसे भी वापस हो जाएंगे। यही आप तजवीज़ कर रहे हैं? जी यही तजवीज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे जो सप्लाई है ना जी वो रेगुलेट हो पाएगी। ठीक है। और जो स्टॉक या जो पंजाब हुकूमत को चाहिए इसका नोटिस ले। ठीक है ज़ियाउद्दीन साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।